नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूँ आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज से हम अपने चैनल पे इतिहास का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग इतिहास को डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को डिटेल वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जरूरी है ना कि जान ले कि भाई इतिहास है क्या। हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो व्हाट इज हिस्ट्री, है ना। तो आज हम यही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतिहास क्या है या व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। वही जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं वही है या कुछ अलग, या कुछ विद्वान अलग कहते हैं, या इसका कोई अपना कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं। जिसको जो सुइटेबल लगे लॉजिकल और साइंटिफिकली वही क्या इतिहास है। फिर इसका अर्थ क्या है इतिहास का, फिर इसका महत्व क्या हमारे जीवन में है। फिर इतिहास का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। विभाजन में भी क्या है अलग तरीका, एक तो स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी कि सोर्स के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। फिर एक बार फिर उसके बाद पढ़ेंगे कालखंड के यानी कि टाइम पीरियड के आधार पर इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग आधुनिक प्राचीन कर लेंगे तो तब आधुनिक भारत को हम लोग डिजाइन जब कर लेंगे तो फिर वहां से हम लोग अगले वीडियो में आधुनिक भारत को लेकर के पूरा डिटेल में शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और या अन्य बोर्ड्स के एग्जाम में भी आधुनिक भारत का रोल ज्यादा है ना। उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है, व्हाट इज हिस्ट्री। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास क्या है ना। तो बहुत ही जनरल जो परिभाषा है, जनरली जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट यानी अतीत का अध्ययन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं अतीत का अध्ययन इतिहास है। तो क्या यही परिभाषा मान लिया जाए कि अतीत का अध्ययन इतिहास यानी कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। तो मैं आपको बताता हूँ, आज जैसे कि आज मैं पूरा दिन मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, 2-3 डॉक्टर से मिलना पड़ा, अलग अलग टेस्ट सेंटर के बारे में टेस्ट वालों से मिलना पड़ा। तो अब बताओ, ये भी तो बीती हुई घटना हुई थी। तो क्या यह इतिहास है, इसको आपके सिलेबस में डाल दिया जाए। या मान लो चलो किसी आपके दादाजी डेथ कर गए होंगे, या गांव में किसी मोहल्ले वाले के दादाजी डेथ कर गए, या आपके पड़ोसी के दादाजी या डेथ कर गए, या दादी जी भी कुछ भी हो सकता है डेथ कर गए। तो आप वो भी तो बीती हुई घटना है। तो क्या उसे भी आपके सिलेबस में डाल दिया जाए, वो भी इतिहास है। चलो कल आपने क्या खाया, कल छोड़ो, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 1 मिनट पहले का घटना भी क्या हो गया, बीता हुआ घटना है, पास्ट है। तो क्या उसे भी इतिहास मान ले, तो उसको भी आपको सिलेबस में डाल दिया कि मैंने ये खाया, आज दूध चूड़ा दही लाई ये सब खाया, उसको भी डाल दिया आपके सर। वो भी तो बीता हुआ घटना, मैंने 2-4 घंटा पहले खाया था, तो वो भी तो बीता हुआ घटना है। तो ये सारे चीज तो बीता हुआ घटना है। तो क्या इसे भी इतिहास मान ले। तो ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए, थोड़ा सा करें, है ना। क्योंकि हम लोग 6-7 तक में तो ठीक है, जो पढ़ा दिया समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा जब अपलिफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग को सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए भी। तो हमको लगता है कि आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन मैंने जगा दिया है। तो देखिए एसएसटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसका कोई एक डिफिनिट परिभाषा नहीं होता है। यही कह दो कि यही परिभाषा है, नहीं। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी ले लीजिए, फिलोसफी ले लीजिए, फिलोसफी में तो और ज्यादा डाइवर्सिटी है। इन सब्जेक्टों का क्या होता है, अपना कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं होता। जो लोग अलग अलग विद्वान अलग अलग लॉजिक के आधार पर अगर उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं अगला को, तो उसे उसका परिभाषा मान लिया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको अलग अलग इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है वो भी बता देंगे, अलग अलग विद्वान के अनुसार इतिहास का परिभाषा क्या है वो भी। ये तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास है, ये तो जानते ही है। लेकिन अलग अलग विद्वान क्या कहते हैं, और फिर मैंने अपना भी एक परिभाषा बनाया है, उसको भी विद्वान के साथ में लास्ट में अपना जोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए शाब्दिक अर्थ से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, तो आप समझ गए क्या, ये जनरल परिभाषा की अतीत बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, है ना, या अतीत की घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं जनरली। तो ये जनरल बात है, तो इसको मिटा देते हैं। इसको अब ये छोटे क्लास तक के लिए ठीक था, अब बड़े क्लास में ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। मतलब कहने के लोग कह सकते हैं नॉर्मल वे, लेकिन जब अगर थोड़ा सा लॉजिकली बात करेंगे तो वहां पे पिछड़ जाए। तो देखिए इतिहास जो है ना, ये संस्कृत के 3 शब्द इति जोड़ ह जोड़ आस से बना है।
इतिहास जो है संस्कृत के 3 शब्द इति जोड़ ह जोड़ आज से बना, सबका अपना अपना भी मीनिंग होता है, लेकिन इसका एक मीनिंग सिंपल यही स्टार्ट होता है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, है ना। इति जोड़ ह जोड़ आज, इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है ना। तो वो क्या है, इतिहास। इसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है इस शब्द का, इतिहास शब्द का लिटरल मीनिंग है। तो ये हिंदी का अर्थ है। एक और बात है, इति जोड़ हाथ, जब इसको तोड़ते हैं तो इति जोड़ हाथ, इति का मतलब होता है बीती, है ना। इति का मतलब होता है बीती, बीती मतलब पास्ट घटना, और हाथ का मतलब होता है कहानी। तो मतलब बीती हुई कहानी का अध्ययन, हास्य का मतलब हास्यपद कहानी, हास्य या सीधे कहानी भी कर सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ एक ये हो जाता है कि बीती हुई कहानी का अध्ययन इतिहास है। तो ये शाब्दिक अर्थ है। तो हम ये नहीं करें ये मानना है, बस समझ लेना चीजें। हम कई 10-12 परिभाषा आपको दे देंगे, उसमें से एक अपना क्रिएट का वो भी दे देंगे, आपको जो ठीक लगे उसको समझिएगा, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कीजिएगा। चलिए, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझ गए क्या होता है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया ये इसका शाब्दिक। अच्छा, इंग्लिश वाला तो मैंने बताया ही नहीं, इंग्लिश वाला। अच्छा देखिए, इतिहास का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, इतिहास का इंग्लिश शब्द क्या होता है, हिस्ट्री, है ना। चाहे जो हिस्ट्री, इतिहास जो है अंग्रेजी के शब्द हिस्टोरिया से बना है। ये जो इतिहास है, ये इतिहास जो इतिहास या हिस्ट्री, ये ग्रीक वर्ड, जो यूनानी जो वर्ड था, ग्रीक वर्ड, आपको ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है, ये जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य। ये जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया है, इसका अर्थ होता है वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य। घटित मतलब वही पीछा, मतलब ऐसा कुछ घटना जो वास्तविक में हुआ था पहले, उसे क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे, यानी कि इतिहास कहेंगे। ये था शाब्दिक अर्थ इसका, हिस्ट्री का। चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, है ना, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब अगला टॉपिक हमें यहाँ पर लिख रखा है पहले से कि विद्वानों के अनुसार, जो अलग अलग स्कॉलर्स है ना, अलग अलग इतिहास के बड़े बड़े विद्वान है, उन्होंने क्या क्या परिभाषा दिया है। तो बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से क्या है, इसको इतिहास को डिफाइन किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, विद्वानों के अनुसार। अब देखिए, कई सारे विद्वान है ना, जब पीजी में जब पीजी में पढ़ेंगे, CC1 पेपर आता है, पीजी का फर्स्ट पेपर CC1 होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपको बहुत डेप्थ में दिया हुआ है। तो उतना डेप्थ में नहीं, उससे मैं कुछ परिभाषा आपको, ये टॉपिक आपको पीजी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में CC10 में भी काम आ जाएगा, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो काम आएगा ही। और मैं इतिहास का जो मॉडर्न इंडिया शुरू करने वाला हूँ उसका बेस दे रहा हूँ, और उसके बाद कल से शुरू कर देंगे उस टॉपिक पर। तो देखिए, बहुत सारे विद्वानों जिन्होंने इनको क्या करा है, अपने ढंग से परिभाषित किया। एक विद्वान है हेनरी जॉनसन, है ना। आपको ये सब नाम याद नहीं करना, ध्यान में आपको ये क्या अच्छा हेनरी जॉनसन भी कुछ बोले तो उसको एक बार दिमाग में एक बार रिफ्लेक्ट करके चल जाता है, ठीक है। बाकी कुछ आपको जो परिभाषा सबसे अच्छा लगे 1-2 आप नोट कर लेना। उसके अलावा पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप अपने हिसाब से एक नोट भी बना लीजिएगा ताकि काम आ जाए। अब देखिए, एक विद्वान है हेनरी जॉनसन, ठीक है, नाम याद नहीं करना सारा, है ना। ये भी आज चीजें की कि इतिहास में बहुत याद करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझना होता है। थीम खाली थीम सेम रहता, कुछ घटनाएं बदल जाती है ना। उसको आज हम लोग लास्ट तक समझने का प्रयास करेंगे, कैसे रिलेट करके समझे कि ताकि इतिहास लंबे समय तक याद रहे। तो उसको भी मैं लास्ट तक कंक्लूड कर दूंगा, बता दूंगा, है ना। तो चलिए, हेनरी जॉनसन ये क्या कहते हैं कि इतिहास मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। हेनरी जॉनसन भाई साहब कहते हैं इतिहास मानव जाति, यानी कि जो ह्यूमन प्रजाति है, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग है, मानव है, उसका अतीत यानी कि भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है कि उसने क्या क्या करा, कब विकास हुआ उसका, कब जानवर से इंसान में हुआ, इंसान में भी कई रूपों में डेवलपमेंट हुआ, उसका वैज्ञानिक रूप से जो लेखा जोखा यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड है, वही क्या है, इतिहास है इनके अकॉर्डिंग। दूसरा भाई साहब आते GR एल्टन, है ना, बस आपको समझना है सीधे, है ना। GR
एल्टन, G.R. एल्टन, ये भाई साहब नाम है इनका ना, G.R. एल्टन। इन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु है। ये बोला कि ये इधर अतीत का घटना है, ये वर्तमान है। ये अतीत को, जो हमारा बीता हुआ घटना है, उसको जो जोड़ रहा है वही क्या है, इतिहास है। इतिहास या सेतु मतलब डैम है, डैम यानी पुल है ना। ये जो अतीत है, अतीत यानी कि पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, उसको जो जोड़ता है वही क्या है, इतिहास है। अब देखिए ये कितना लॉजिकल है, ये एक दो शब्द नहीं है, इसके पीछे गहराई इसका समझिए। इतिहास क्या है, हमारे वर्तमान और जो अतीत है उसको जोड़ने का काम करता है, एकदम करता है। आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे अभी रात कितना 7 बज रहा है के आसपास में, 6:30-7 बज रहा है, अभी आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अभी मेरा मन होगा मैं यहीं से रिकॉर्ड करके प्रधानमंत्री भारत के इतने बड़े ताकतवर, सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसको उसकी आलोचना कर सकता हूँ, है ना। किसी भी शासक की को, किसी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है उसकी आलोचना कर सकता हूँ। तो ये हमें अधिकार मिले, ये ऐसी एक के दिन में नहीं मिल गया। ऐसा भी समय था ना कि जब राजा महाराजाओं का शासन था, अत्याचार था, तो फिर उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी आई, तो उनसे बहुत सारे लोगों ने कैसे लड़ करके हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। इन सब चीजों को तो ही समझते हैं हम लोग। तो जब तक हम अतीत की भावनाओं को नहीं समझेंगे, अतीत की घटनाओं को नहीं समझेंगे, तो हम वर्तमान में जो एंजॉय कर रहे हैं चीजें, उसको कैसे हम रियलाइज कर पाएंगे, कैसे महसूस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसको ये आजादी बनी रहे, कोई व्यक्ति तानाशाह ना बन जाए। तानाशाह का मतलब क्या होता है, चुन करके तो आता ही है, बाद में सारा शक्ति अपने आप पास कर लेता है। कोई व्यक्ति तानाशाह ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए, मनमर्जी ना करने लगे, तो इसके लिए भी कंट्रोल हमारे हाथ में हो। वोटिंग राइट्स न चाहिए, तो इसके लिए जागरूक होना कब होंगे, जागरूक जब हम पढ़ेंगे कि इतिहास में भी ऐसी कई सारे घटना है कि बहुत सारे व्यक्ति तानाशाह बनने का प्रयास किया, शोषण भी किया, दमन भी किया लोगों, लेकिन अंत तक जब जनता एकजुट हुई तो उस कितनों से बड़ा तानाशाह ताकतवर था, उसको उखाड़ कर, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, चाहे आपको रसिया में चले जाइए, वो सब हो। तो ये सब चीजें, तो यही जो G.R. एल्टन था, कितनी गहरी बात होती। तो ये टॉपिक जो भी लाइन बोले, सबके बीच में कुछ ना कुछ गहराई, तो सबको डेप्थ में तो नहीं, लेकिन एक आध लाइन करने का प्रयास। तो इतिहास क्या है, हमारे अतीत को वर्तमान से जो जोड़ता है वही क्या है, इतिहास है, एकदम जोड़ता है ना। आज लड़कियां स्वतंत्र हवा में घूम रही है, अब भी मन होगा 10 बजे रात में जाकर के कहीं से निकलेगी, क्लास करके आएगी, घूम करके आएगी, जॉब करके आएगी, चल रही। लेकिन एक ऐसा भी समय था कि जब उनको घर में कैद रखा जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाल विवाह जैसे चीजें थी। तो जब वो पढ़ेंगी, इतिहास में चीजों को समझेंगी कि सावित्री फूले, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, है ना, जैसे महान समाज सुधारक सब कई सारे हुए, जिन्होंने उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा, और भी कई सारी महिलाएं थी, उन लोगों ने उनकी अधिकार स्वतंत्रता के लिए लड़ा, तब जाकर क्या जो खुली हवाओं में एकदम आज पुरुषों से कंधा क्या, कंधे से आगे भी निकल गए कई मामलों में। तो ये चीजें हैं, फिर वो कैसे मिला, उसके प्रति सम्मान न दिखे, ये सब दिखे, इन सब चीजों को क्या है जब पढ़ेंगे तो यही समझते। इतिहास क्या है, हमारे पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने का काम करता है। तो ये G.R. एल्टन साहब करते हैं, कहते हैं। अब एक और व्यक्ति आते हैं ना, R.G. कलिंगवुड, अब नाम में बोल ही देता हूँ, लिखना क्या, चलो इस समझ में आ गया है ना। आप देखिए, एक व्यक्ति आते हैं R.G. कलिंगवुड, ये कहते हैं इतिहास समाज में निवास करने वाले मानवों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। हम आपको थोड़ा सा इसको भी एलोबरेट कर देते हैं, चलिए देखिए कहा गया भाई, कलिंगवुड है ना, नाम बस एक बार समझने के लिए बता रहे हैं भाई, इसको डेप्थ में हम लोग चलेंगे। कलिंगवुड, R.G. कलिंगवुड इसका नाम है, आप कलिंगवुड भी याद नाम रख सकते हैं या सुन सकते हैं। ये R.G. कलिंगवुड कहते हैं कि इतिहास समाज में निवास करने वाले, समाज मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोगों का, समाज में निवास करने वाले मानवों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो लोग भी रहे हैं, उनके कार्य, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, उन सब की कहानी है। वास्तव में है भी, है ना। जैसे कि हम लोग स्वतंत्रता ही संग्राम देखते हैं तो गांधी जी को ले लेते हैं, तो गांधी जी का जीवन कैसा था, वो भी तो समाज का मतलब क्या, समाज छोटा वर्ग नहीं है, समाज का अर्थ अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। समाज आप अपने मोहल्ले का एक समाज ले ले, या अपना जाति का एक समाज लो, या पूरे राज्य को अपना एक समाज मान ले, या पूरा देश को, या पूरे दुनिया को ही एक समाज मान ले। समाज यानी सोसाइटी, ठीक है। तो समाज में जो लोग रह रहे हैं
उनके कार्य, उन्होंने क्या क्या काम किया, उसमें उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्हीं को तो हम लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी ने ये करा, सही हो, सभी ने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अन्य और भी चीजें घटनाएं, चाहे लाला लाजपत राय का क्या योगदान था, लाल बाल पाल का क्या था, शहीद आजम भगत सिंह का क्या योगदान था, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। फिर महाजनपद काल में कैसे लोग, मगध ही क्यों इतने ताकतवर हुआ, तो इन सारे चीजों में तो वो लोग भी तो किसी समाज के अंग थे, सोसाइटी के पार्ट थे, तो उनकी गतिविधियों का क्या है अध्ययन कहानी के रूप में हम लोग करते हैं। तो वही क्या, इतिहास कलिंग के अनुसार इतिहास समाज में निवास करने वाले मानव के कार्य यानी कि वर्क, यानी कि काम, और उपलब्धियों यानी कि अचीवमेंट का क्या कहानी है। ये आरजी कलिंगवुड भाई साहब कहते हैं। तो आपको जो सही लगे आप उसमें से सही, तो देखिए सब सही है, और सब को आप चाहे तो दूसरे लॉजिक के आधार पे इसको कह सकते नहीं ये सही, तो उसको भी माना जाएगा। तो कलिंगवुड भाई साहब का मान लिए है ना, ये क्या कर रहे थे कलिंगवुड, इतना नहीं। अच्छा, हम जो यहाँ पे लिखा व्हाट इज हिस्ट्री, इसी नाम से एक किताब है ना, बहुत इंटरेस्टिंग किताब, पतला किताब है, इसको पढ़ सकते हैं ना। व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है हिंदी में, एक किताब है, इसके लेखक है E.H. कार, है ना, इसके लेखक है E.H. कार, नाम है व्यक्ति का, ठीक है। ये कहते हैं E.H. कार कहते हैं कि ये इतिहास वर्तमान और भविष्य के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। अभी जो कलिंगवुड कहते हैं ना, ये पुल वाला, ये अतीत और ये वर्तमान, यानी कि ये पास्ट और ये प्रेजेंट, इस दोनों के बीच में जो लगातार बातचीत है, लगातार कम्युनिकेशन, मतलब कि प्रत्येक वर्तमान भविष्य, प्रत्येक अतीत वर्तमान से जुड़ा हुआ, प्रत्येक वर्तमान अतीत से जुड़ा हुआ। आज हम लोग ऐसे मॉडर्नाइज ये माइक लगा करके, कैमरा लगा करके, जैकेट उकेट लगा करके आए हैं, लेकिन क्या है, एक ऐसा समय था कि हम लोग जानवर के रूप में थे, तो जानवर के रूप में धीरे धीरे एवॉल्व हुए हैं, है ना, विकसित हुए हैं। तो ये क्या है, ये कहते हैं कि अनंत संवाद है, तो उस तरह का लक्षण अभी भी हम लोगों में कुछ कभी कभी दिख जाता है। तो ये सारी चीजें, तो ये कहते हैं अनंत संवाद है कि जो वर्तमान में हम लोग जो कर रहे हैं उसका नींव क्या है, कुछ ना कुछ पीछे अतीत में रखा गया है, या जो अतीत की घटना है वो हमारे घटना वर्तमान की घटना को प्रभावित करती है। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं होता तो आज आजाद रूप से नहीं घूम पाते, है ना। भगत सिंह अगर नहीं शहीद होते तो आज वो लाखों करोड़ युवा के प्रेरणा स्रोत आदर्श नहीं होते, है ना। तो विवेकानंद उतना नहीं तपते, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते, तो आज लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत नहीं बने रहते। तो दोनों अतीत और वर्तमान के बीच क्या संवाद है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ये क्या किसका बात है आपको, E.H. कार भाई साहब कहते हैं, है ना। E.H. कार एक और परिभाषा देते हैं इनका की प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास है, इतिहासकार के मन में जो आता है वही इतिहास है। तो ये चीजें हैं, तो खैर उतना नहीं है। एक अच्छा, आप सब हम बाहरी व्यक्ति का ले रहे थे, है ना, इंडियन भी कुछ ले लेते हैं, बहुत सारे फिलोसफर इंडियन भी बोले हैं, उसमें से एक व्यक्ति का हम लोग नाम ले लेते हैं। चलिए, भारत के सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे बताइए। चलो इतना नहीं, चलो तो एक बताओ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। टीचर्स डे हम लोग इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं ना, राधा कृष्णन। इन्होंने भी क्या इतिहास की परिभाषा दी है ना, इतिहास के बारे में इन्होंने कहा कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, हिस्ट्री इज द मेमोरी पावर ऑफ द नेशन। बोला कि इतिहास राष्ट्र किसी भी देश का मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है, कि ताकि वो इतिहास को पढ़ करके अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर सके। इनका बहुत अच्छा परिभाषा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, यानी कि राधा कृष्णन कहना चाहते थे कि कोई भी राष्ट्र अपने खोए हुए गौरव को, जैसे कि मैं आपको अपने भारत से ही रियलाइज करवाता हूँ। आज हमको लगता है ना कि पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री एकदम काफी मॉडर्न है, काफी डेवलप है हर चीजों में, लेकिन आप अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि सर्जरी का विषय तो अभी 100 साल पहले इन लोगों ने करा है, 200 साल पहले किया है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काल में इन सब चीजों को सुश्रुत ने कई प्रकार के सर्जरी करा था। हर बीमारी का इलाज यहाँ पे, हर आध्यात्मिक हर चीजों का इलाज यहाँ पे था। इसके अलावा प्लेन उलेन का भी करते, तो कई सारे तथ्य हमारे यहाँ तीर में है। चाहे आज चलो पूरे देश लेवल पे तो खैर बहुत सारी चीजें थी। अगर हम आपको कह दे चलो देश लेवल में एक एग्जाम्पल, वो जो देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र है ना, जो एटम बम कहते हैं, तो वो जो तीर धनुष वाला क्या था, ब्रह्मास्त्र था, वो आज का परमाणु बम है। वो जो देखते हैं तीर धनुष ऊपर में जा रहा है, तो आज का क्या रॉकेट है, रॉकेट भी ऊपर जाता है, फिर जिधर जाना होता है उधर चला जाता है। तो इन सब चीजों को अगर
कोडिंग की भाषा में उसको डिकोड करा जाए तो हम लोग जानते हैं। और भी कई सारी चीजें। अगर हम बिहार की ही बात करके ले लें तो बिहार एक समय में शिक्षा और राजनीति का केंद्र था। मगध पूरे भारत जितना भी वर्तमान भारत है, अफगानिस्तान वाला भी क्षेत्र लीजिए, उस सब का राजनीतिक आर्थिक शक्ति कहाँ था? मगध था। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा हुआ, फिर सबको एक करा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पीक पे पहुंचा। तो ये सारे चीजें जब देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे, विक्रमशिला में पढ़ने आते थे, तक्षशिला में पढ़ने आते थे, ये सब पावर सेंटर थे। आज यहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या ध्वस्त है, एकदम तबाह हो चुकी है, लगभग ना के बराबर कुछ भी है, बेरोजगारी है, जबकि पॉलिटिकल कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है, जो पॉलिटिकल स्थिति भी डैमेज है, गड़बड़ है। लेकिन एक ऐसा समय था कि जब ये सत्ता, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सारे चीजों का सेंटर, शिक्षा उसका केंद्र हुआ करता था। तो इतिहास जब हम ये पढ़ते हैं तब ना हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी है। तो हम उनसे अगर सीख ले करके वर्तमान में काम करें तो ऐसा आने वाला टाइम भी आ सकता है कि फिर से यह शिक्षा का केंद्र बने, राजनीति का केंद्र बने, शक्ति का केंद्र बने। तो ये कहना मतलब हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ गहराई है। तो उतना सबको अगर डिकोड करूंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा, है ना। तो खैर उतना लंबा करना भी नहीं। तो ये क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है? राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर है ना। राष्ट्र की इतिहास क्या? राष्ट्र की स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर है। इसको पढ़ने से, इतिहास को पढ़ने से लोग अपने खोए हुए जो गौरव है, प्राउड है, क्या चीजें है, उनको याद कर पाते, पढ़ पाते, रियलाइज कर पाते हैं। फिर अगर उसको रियलाइज करके महसूस करते हैं तो फिर अगर वर्क करते हैं उस पर रियलाइज करने के बाद तो फिर वो फिर से अपनी खोई गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे इंडिया ने कल्चर की बात करा जाए तो बहुत सारी चीजें, खैर इसमें मैंने ज्यादा बोल दिया। तो ये सारी चीजें थी राधा कृष्ण के अनुसार, है ना। और भी कई सारी चीजें परिभाषा है, तो उतना सबको लेकर के चलना नहीं। एक परिभाषा एक विद्वान है उनका दे देते हैं, फिर मैं अपना वो कंक्लूजन वाला परिभाषा एक दो दे देता हूँ, ठीक है, फिर चलेंगे आगे। चलिए, तो राधा कृष्णन के अनुसार क्या है इतिहास, मैं आपको बता दें। ये आपको पीजी में भी ये सब आता पूछता है ना, एक टॉपिक या क्वेश्चन नहीं रहता 10 मार्क का, व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक विद्वान प्रोफेसर बी शेख है ना, ये प्रोफेसर बी शेख है, इसका भी परिभाषा, इनका भी परिभाषा बहुत कुछ हद तक ठीक है। प्रोफेसर बी शेख एक आम बोलचाल की भाषा की तरह, देखिए इनके अनुसार ये कहते हैं कि इतिहास मानव मात्र की उन्नति मतलब प्रोग्रेस, विकास, डेवलपमेंट। इतिहास मानव मात्र की उन्नति व विकास के आकलन का एक पैमाना है कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों, उसने मतलब मानव ने पशु पक्षियों, हवा और भूतल पर अपना आधिपत्य यानी कि अपना वर्चस्व, अपना कंट्रोल स्थापित किया तथा उन सक्रिय क्रियाकलापों का लेखा जोखा है जिनमें अंतरिक्ष से लेकर के चंद्रमा तक विजय प्राप्त कर ली। ये पूरा चीजों का क्या लेखा, हम कैसे इतिहास वही लेखा जोखा, जैसे कैसे हम लोग जानवर से इंसान में डेवलप हुए, फिर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ तक ही नहीं, हम लोग चंद्रमा को कंट्रोल करने जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष को कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो इन सारे चीजों का लेखा जोखा है क्या इतिहास है, शेख अली करता है। तो देखिए अलग अलग विधान, और भी मेरे पास बहुत लंबा चार्ट है, पीजी मैंने इसी से करा है ना। तो खैर उतना जाना नहीं है, लेकिन आप देखिए आप इसमें से किसी भी परिभाषा को ले सकते हैं, समझने के लिए समझ ही गए होंगे क्या है ना। तो मैं अपना कॉमन परिभाषा बनाया था इन सब चीजों को पढ़ने के बाद। मैंने अपने स्तर से एक परिभाषा को मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया था सोचने के बाद। चलो मैं लिख देता हूँ, अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बाद में आएगा, ठीक है, लिख देते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं, बाद में करेंगे पीएचडी, तो ये लग जाएगा अभी सब क्या अनुसार। चलो इनके अनुसार क्या है, देखो देखिए हम चीजों को, तथ्यों का अध्ययन करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे निकले, इतिहास क्या है, हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाली, वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाली अतीत के घटनाओं के तार्किक मतलब लॉजिकल और वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक अध्ययन को ही इतिहास करते हैं। मतलब हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाले अतीत की घटनाओं के तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इसको हमने अपने हिसाब से, देखिए कैसे समझाता हूँ। वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन ही है, तो हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से ही क्या है, हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है,
बोलने की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, और भी बहुत सारी चीज़ें की स्वतंत्रता है कि रात में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार खुद बना सकते हैं, खुद सरकार बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिली है एक लंबे संघर्ष के बाद। तो उन संघर्षों का हम लोग अगर लॉजिकल अध्ययन करते हैं, तार्किक अध्ययन करते हैं, वहां से कुछ लर्निंग्स लेते हैं, वहां से कुछ सीख लेते हैं कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने क्या इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य भारतवर्ष को गुलाम बना लिया, सोना की चिड़िया को एकदम परे काट लिया सोना का, कैसे एक मुट्ठी भर लोगों ने कैसे आपस में सबको लड़ा करके करा। तो उन चीजों से अगर सीख लेकर के हम वर्तमान में काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य क्या हो जाएगा, उज्जवल होगा। तो हमारे वर्तमान प्रभावित हुआ क्योंकि अतीत की घटना हुई, तो हमें चीजें तो हमारे वर्तमान प्रभावित हुआ, फिर हमारा भविष्य भी प्रभावित होगा। अगर हम उस चीजों से सीख लेकर के, लर्निंग लेकर के वर्तमान में एक्शन करते तो हमारे जो आने वाला भविष्य है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो उसे ही क्या है, तो इतिहास क्या है, हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाले अतीत की घटनाओं का तार्किक, लॉजिकल और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक अध्ययन क्या है, इतिहास है। तो सिंपल वे में नहीं समझ में आ गया। तो ये चीजें थी, जो चीजें घटना चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, सिंधु घाटी सप्ताह हो, या मगध का उत्कर्ष हो, या 16 महाजनपद हो, तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान भविष्य को प्रभावित करते ही है। तो ये सारे चीजें क्या है, इतिहास है। तो अलग अलग विद्वान के अनुसार हम लोग पढ़ लिए क्या क्या परिभाषा है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया अलग। अब इसको जो निष्कर्ष निकाल और भी एक और परिभाषा जानना चाहते, इसमें भी कंक्लूजन में भी मैंने लिखा था इसमें कि वास्तव में संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित, मतलब किसी के पक्ष में नहीं देखते कि जो वामपंथी इतिहासकार है मुगल को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखती है, फिर नेशनलिस्ट इतिहासकार आते तो वो अलग तरीके से, फिर आगे पढ़ेंगे इतिहास में आप लोग कि इतिहास का प्राच्यवादी इतिहास लेकर, मार्क्सवादी इतिहास लेकर, राष्ट्रवादी इतिहास लेकर, तो सबका अपना अपना नजरिया होता है इतिहास को देखने में। तो वो इतिहास में वो किसी का पक्ष लेकर के लिखा गया तो वो इतिहास में कंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो लॉजिक उनका एक पक्ष रखा है। तो इतिहास क्या है, संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के, विभिन्न सोसाइटी के अतीत का पक्षपात रहित, मन बिना किसी के पक्ष का प्रशंसा किए हुए या किसी की बुराई एकदम किए हुए, अपना ही हिसाब से तथ्य को बिना तथ्य को जाने, संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों के अतीत का पक्षपात रहित कालक्रम में, मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से, कि पहले मुगल को दिखा दे फिर मगध को दिखा दे, कालक्रम में किया गया निष्पक्ष, एकदम निष्पक्ष और विवेचनात्मक यानी कि डिटेल्ड ढंग से बताया गया विवेचनात्मक वर्णन ही क्या है, इतिहास है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि देखिए सब जितना भी मैंने परिभाषा बताया, आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं और किसी को एकदम से सही नहीं कह सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ कमी है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से सोचते हैं, कैसे लेते हैं, इस तरह से। तो मैंने भी एक परिभाषा गढ़ा इन सबको अध्ययन करने के बाद, तो आप भी कर सकते हैं। तो समझे, तो वह है कि संसार में रहने वाले विभिन्न समाजों की अतीत का पक्षपात रहित कालक्रम में किया गया निष्पक्ष और विवेचनात्मक वर्णन ही क्या इतिहास कहलाता है। तो ये था आपका कंक्लूजन, ये सारी चीजें है ना। तो ये सब चीजें थी, टॉपिक चीजें क्या था इतिहास है ना। तो मैंने लगभग इतिहास का अलग अलग पढ़ा था, इसमें से किसी को भी आप ले सकते हैं समझ। तो इतिहास का है इतना समझने में हम लोग कितना टाइम ले लिए, ठीक है। अब बस आप 5-7 मिनट में और कंक्लूड करेंगे। मेन ये चीज है ना, ये चीज इसको समझना है, उसके बाद चलेंगे। अब एक चीज और कि इतिहास का महत्व क्या है ना, क्या महत्व है, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर लाइफ, क्यों हम पढ़े। तो देखिए ये बहुत जरूरी होता है, इतिहास का कई सारे महत्व, 1-2 पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे वर्तमान को समझने में हेल्प करता है। आज हम स्वतंत्र रूप से अगर जी पा रहे हैं या लड़कियां स्वतंत्र रूप से, तो उसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं अतीत में, चाहे धर्म सुधार आंदोलन हो या बहुत विद्वानों ने अपने स्तर से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्री फुले है। तो इन लोगों का कंक्लूजन है कि जाति पाति छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा जैसे आडंबर पाखंड, इन सब चीजों को इन लोगों ने आंदोलन चला करके धीरे धीरे टाइम खत्म करवाया, तब जाकर के क्या है। तो ये हमारे आज का जो इन्वायरमेंट है उसको समझने में जरूरी है कि हम जब तक भूमिका हमारे पीछे क्या है, उस क्या हुआ है उनको नहीं जब तक समझेंगे तब तक हमारे लिए वर्तमान को समझ पाना क्या। अचानक से एक दिन हम लोग निकल अर्थ पे आ गए, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, कैसे अलग अलग कालखंड में लोग अलग अलग डेवलप, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे, वैसे हल्का ब्रीफ में, ज्यादा डेप्थ में नहीं। तो ये सारी चीज है। उसके अलावा ये ज्ञान ऑब्वियस बात है, ज्ञान प्राप्ति, हमको अतीत के बारे में नॉलेज होता है, ये तो जानते हैं ऑब्वियस है। राष्ट्रीय महत्व, आज आज़ादी
आज़ादी कितना जरूरी है। तो जब जब आप वो देखेंगे कि कैसे काला पानी की सजा लोगों ने भोगी, कैसे लोगों का शोषण किया जा रहा था, कैसे उन लोगों पे अंग्रेजी काल में अत्याचार किए जा रहे थे, कैसे जबरदस्ती उनसे काम लिया जा रहा था, इन सब चीज़ों को जब रियलाइज करेंगे तब आपको महसूस होगा कि नहीं यार वाकई में आज़ादी का कीमत कुछ है, उसका कैसे हम लोग यूटिलाइज करें। लोग व्यर्थ में ही आज़ादी गंवा देते हैं, या उसको बनाए कैसे, ऐसा ना हो कि फिर से कोई कंपनी आ जाए फिर से रूल करने लगे। तो क्या क्या फैक्टर है, आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आखिर को तब तक कैसे समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। राष्ट्रीय मत हो गया, प्रेरणा पर इतिहास को पढ़ने से आज ना हम लोग तो शहीद आजम भगत सिंह, मेरे बैच में भी भगत सिंह साहब का एक मैं बैच लगा के रखता हूँ, रूम में भी था। तो भगत सिंह महाराज लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। तो कैसे उनके बारे में हम अतीत में पढ़े था ना, कि उनके जीवन को पढ़ करके हम लोग खुद कहते कि बताओ कैसे 23 साल का लड़का, 23 साल नहीं था ना लगभग एक उनका, हाँ, तो कैसे 23 साल का लड़का 1907 से 1931 आगे 23-24 साल के, कैसे 23-24 साल का लड़का जो बच भी सकता था, एक माफीनामा लिख देता, तो उसने अपना जान सिर्फ इसलिए दे दिया कि ताकि युवाओं में जो जगह उत्साह जगह, लोग उनसे प्रेरणा ले कि नहीं आज़ादी कीमती है। आज़ादी के लिए एक भगत सिंह या कई सैकड़ों भगत सिंह जन्म मरेंगे, शहीद होंगे, या फिर उसके लिए हजारों पैदा लेंगे। तो आज लोगों में प्रेरणा होता है। क्यों विवेकानंद आइडियल है, हम उनके बारे में जानते हैं। चाहे कैसे मौलाना कलाम नहीं, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं उनका, अब्दुल APJ अब्दुल कलाम, उनका रोल कैसे, ये कैसे गरीब व्यक्ति वो, हाँ वो लोग भी इतिहास है, सिलेबस में आता है इन चीज़ों। कैसे गरीब व्यक्ति जिसको खाने के लिए नहीं था, वो मिसाल मैन बना, भारत का राष्ट्रपति बना, है ना, आत्महत्या करने वाला था, फिर भी एक साधु के समझाने पे फिर वर्क करा। तो आज देखिए हम सभी के प्रेरणा स्रोत है। तो ये सारी चीजें हमें प्रेरणा देती है, इसलिए इसका इतिहास का महत्व है कि हम लोग अतीत से सीखें, है ना। नहीं तो फिर कैसे, आज लड़कियां को अगर इम्पोर्ट मुझे अगर क्लास में करना होता है तो हम लोग सावित्री फुले का एग्जाम्पल देते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल देते हैं, और भी उस तरह से और भी कई सारे महिला है उनका एग्जाम्पल देते हैं। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट हो गया, उन लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि ताकि वो लोग अपने जीवन को इम्प्रूव कर। बहुत सारे लोगों ने उनके लिए कंट्रीब्यूट करा। तो इन सब चीज़ों का महत्व है इतिहास में, है ना। ये सब महत्व, इसलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि इसे रटने के जगह से इसको रटना होता है, बड़ा बोरिंग चीज़ है। मैं इसको लोग मान के चलते हैं, तो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूँगा अपने हिस्ट्री सीरीज में। तो आज उसका शुरुआत मैंने कर दिया, है ना। तो चलिए, तो इतिहास क्या है, उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, लगभग मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा उसको समझना था, आप डिटेल में उतना जाना नहीं है ना। अब देखिए, आप समझ में आ गया होगा बहुत हद तक आप लोगों को। तो आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब इतिहास का विभाजन करते हैं ना। आप थंबनेल में देखे होंगे इतिहास क्या है, तो इतिहास क्या है, इतना लंबा ही चला गया। अब हम इसका विभाजन करते हैं। देखिए, इतिहास का जो विभाजन है ना, वो कई खंड करा गया, कई चीजों को ध्यान में रख के कराया गया। इतिहास का विभाजन दो प्रकार से किया गया। एक तो देखिए क्या, स्रोत के आधार, स्रोत यानी कि सोर्स के आधार पे, है ना, सोर्स के बेस्ड ऑन सोर्स इतिहास को का विभाजन किया गया 3 पार्ट में। देखिए, एक प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल, इतिहास या ऐतिहासिक काल भी आप इसको बोल सकते हैं, एक ही चीज का, है ना, इतिहास या ऐतिहासिक काल। देखिए, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 पार्टों में हम लोग ने बांटा। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यऐतिहासिक काल, तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, देखते नाम भी लगा प्री मतलब इतिहास से पहले, है ना। वह कालखंड है, मतलब मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का वह टाइम पीरियड जिसका हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। मानव विकास का वह कालखंड जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, वह टाइम पीरियड किस नाम से जाना जाता है, प्रागैतिहासिक काल, है ना। नो रिटर्न रिकॉर्ड, इसका कोई हमारे पास रिटर्न एविडेंस नहीं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर भाई हम लोग जानते कैसे हैं, तो आप जानते हैं ना, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे, पुरातात्विक स्रोत से, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पे, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो वो मानव विकास का वह कालखंड जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है। तो फिर उसकी जानकारी के लिए हम किस पे निर्भर है, पुरातात्विक स्रोतों पे।
पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, खुदाई कर करके जो वस्तुएं मिली है उसको स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल रूप से, और तब जा करके हम उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो ऐसा कोई कालखंड है? एकदम है। स्टोन एज, सिंधु घाट स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, जब मानव का शुरुआती जीवन काल था, जब हम लोग जानवर थे, कैसे डेवलप हुए धीरे धीरे, है ना, जब नग्न रहते थे, खुले घूमते थे, शिकारी थे हम लोग, नंगे रहते थे, जानवर को मार करके दूसरे को मार करके खाते थे। तो उस टाइम पीरियड के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, 11th में डिटेल में दिया हुआ है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन इवोल्यूशन। उसके बारे में फिर कैसे तथ्य हम लोग डालते, जबकि मानव विकास का अभी तक जो हम लोग है सबसे लंबा टाइम पीरियड यही है, प्रागैतिहासिक काल ही है। अभी तक जो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ जो हमारे मानव के इतिहास है, जो ह्यूमन बीइंग का जो इतिहास है, उसका सबसे लंबा टाइम पीरियड क्या है, यही प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री है ना। ये बहुत लंबा, कई लाख साल का है इसका। तो मानव विकास का वो कालखंड जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या पुरातात्विक स्रोतों पे आश्रित है, आधारित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल बता दिए, स्टोन एज, हिंदी में इसको कहते हैं पाषाण काल, है ना। ये पाषाण काल जो है आपको, यही मानव विकास का ये कालखंड है। तो ये समझ आ गया पहला प्रागैतिहासिक का। दूसरा आते हैं आद्य ऐतिहासिक का। आद्य का मतलब आधा, हाफ, आधा, है ना, लीजिए हाफ। अरे ऐसा का मतलब नहीं होता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं ना। प्री का मतलब पहले, इतिहास से पहले। इतिहास पे आएंगे तो फिर आपको दोनों को रिलेट करके बात। देखिए इतिहास बोरिंग चीज नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझे ना, आपको खुद को समझना है कि भाई आज जो हम इतने सिविलाइज्ड रह रहे हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर पा रहे हैं। मेरे साथ सामने आज बहुत सारा ऑप्शन है, ये डिजिटल बोर्ड का जमाना है, नए नए कैमराज है, आज कीमती फोन है, 5 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो एक के दिन अचानक ऐसा हो गया, इसके पीछे बहुत सारे घटनाएं, बहुत लंबा चीजें हैं। तो वो कैसे है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीजों को जब आप इंटरेस्ट के साथ जानने का प्रयास करेंगे ना, तो इतिहास ऑब्वियस बात है आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। वाह क्या बात है, हमको खुद को समझना है, अपने आप को जाना, तो रोज इंटरेस्ट जगेगा। ये चीजें बोरिंग नहीं है, मैं इसको एकदम इंटरेस्टिंग वे में करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास संसाधन तो नहीं। अगर इसी को मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता, स्टोन एज ही समझा रहा था, अगर इसमें दिखा देता, फोटो दिखा देता कुछ, तो वो सब डिजिटल बोर्ड पे पॉसिबल वो तो है नहीं। आप देखेंगे किसी दिन होगा तो प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो ये हो गए आद्य मतलब आधा, हम बता समझने के लिए। ऐतिहासिक काल मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक काल उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। मानव विकास का वह कालखंड जिसके बारे में हमें रिटर्न रिकॉर्ड तो मिला है, रिटर्न एविडेंस है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए कि भाई लिखा क्या, उस सभ्यता के बारे में, उस तरह उस टाइम के लोग क्या लिख करके गया, उसकी भाषा, उसका स्क्रिप्ट यानी उसका लिपि हमें पता ही नहीं है क्या। उस कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, रिटर्न रिकॉर्ड है लेकिन पढ़ नहीं पाया, तो आधे काम ना हुआ, नहीं रहता तो पूरा फ्री में चला जाता। लेकिन रिटर्न रिकॉर्ड है लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए। तो मानव विकास का वह कालखंड जिसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी है, लेकिन हम लोग उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए कि भाई वो लिखा क्या, क्या लिपि है ना। कुछ ये कौवा का चित्र है, कौवा का चित्र है, उसे पता, उसे मीनिंग नहीं समझा पा रहे कि वो क्या है। जैसे कि हम ये क्या लिखे हैं, कमल लिखे हैं, ये भी क्या है, कमल है। तो आप जानते हैं तब ना कि के फोर क, ए इसी मात्रा के आधार पर जो एम से मो, एल से लॉ, जानते हैं तब ना आप इसको कमल, इसको भी कमल पढ़े, इसको भी कमल पढ़े। लेकिन लिखा तो दोनों अलग अलग चीज है। उसी में कुछ ऐसे लिखा है, कुछ ऐसा है, कुछ कौवा का, कुछ कबूतर का चित्र है, कुछ कैसे, में चित्र बनाने भी नहीं आता, कुछ अलग चित्र है, कोई ऐसे है। इस सब का कुछ ना कुछ मीनिंग है, लेकिन क्या मीनिंग है हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए। तो प्रोसेस में लगे हुए विद्वान लोग, किसी दिन ये भी आ जाए। अच्छा, तो ऐसा कोई कालखंड है, एकदम है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वो हमारे मानव विकास का कालखंड है, जिसके बारे में हमें बहुत सारे मोहर पे लिखा हुआ मिला है, कुछ पत्थर पे उत्कीर्ण बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, लेकिन उसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए कि भाई वो लिखा क्या है। प्रयास जारी है। तो वही हैव रिटन एविडेंस बट कुड नॉट डिसाइफर। डिसाइफर मतलब उसे हम पढ़ नहीं पाए। तो मानव विकास का वह कालखंड जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन हम लोग उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आद्य ऐतिहासिक का।
कोई दिक्कत? आप चलते हैं तीसरा टॉपिक, इतिहास या इसको आप ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो मानव विकास का वह कालखंड जिसके बारे में हमारे पास पर्याप्त लिखित सामग्री भी है और हम लोग उसको पढ़ भी पाए कि भाई क्या है कैसे है। तो आप एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वैदिक काल, उसके बाद वैदिक काल और उसके बाद का वैदिक काल के बाद का जो भी इतिहास का जानकारी है वो सब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड में है। उसको हम लोग पढ़ भी पाए, क्या संस्कृत टेक्स्ट में था, फिर उसको हम लोग अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट करें। तो ये ऐतिहासिक काल, मानव विकास का वो कालखंड जिसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी भी है और उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं या इतिहास कहते हैं। इतना समझ आ गया? इसके लिए हम लोग किस चीज पे डिपेंड है? साहित्यिक। इसके लिए 3 पार्ट है ना, और जब स्रोत पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, इसके लिए 3 एविडेंस अवेलेबल है। पुरातात्व ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटन रिकॉर्ड के आधार पर ही हम लोग इतिहास को जान रहे हैं। पुरातात्विक जो किताब में वर्णन है उस जगह की खुदाई भी हुई है, उस खुदाई में भी बहुत सारे एविडेंस मिले, तो उसके आधार पर भी इस कालखंड के बारे में हमको पता मिलता है। जैसे महाजनपद काल है तो उस महाजनपद पीरियड जो है उन सब चीजों के बारे में बहुत सारा स्थल अभी खुदाई में मिले हैं। ये सारी चीज है इतिहास। अच्छा, तो आज ऐतिहासिक काल के बारे में कैसे हम लोग, तो हम लोग इसके लिए भी किस पे? पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे ही डिपेंडेंट है। तो हमको लगता है कि इतिहास का जो सोर्स के आधार पर विभाजन था 3, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये तीनों आप लोग समझ में आ गया। आप 5 मिनट और काम चलेगा कि कालखंड के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर इतिहास का विभाजन, और वही से हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की बात करेंगे, और उस आधुनिक से फिर हम आगे अपने वीडियो की शुरुआत कल से करेंगे, है ना, टॉपिक पे। तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, इसको बताते हैं। तो मुझे लगता है ध्यान से आराम से 1-2 बार सुनिएगा वीडियो को, है ना, सुनिएगा। कुछ नोट्स बनाना होगा तो बना सकते हैं, या किसी ऑथेंटिक बुक से ही आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी चीजें। चलिए, तो इसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, अब हम लोग काल का, अच्छा इसको सोच को मिटा देते हैं। एक्चुअली बोर्ड वाला इशू है ना, यहाँ पे लिखने का उतना स्पेस रहता नहीं है। अब मैं बोलना ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लिखने में क्या, लिखने में टॉपिक पॉइंट 1-2 लिख लेता हूँ। आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे और उसको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे इस मेमोरी में बहुत चीजें स्टोर है, उसको यहाँ पे हम लिख करके दे दें तो पॉसिबल ही नहीं, उतना कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं। इतना जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखूंगा तो ऐसा 100 पेज भर जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। कभी भविष्य में यदि डिजिटल बोर्ड वाला संभावना बना तो उसमें सारी चीजें रहेगी, जो भी समझाना उसको ईमेल से रिलेट करके बताता है। तो देखिए, कालखंड के आधार पे, है ना, कालखंड, कालखंड मतलब टाइम पीरियड, कालखंड यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग विभाजन। टाइम पीरियड के बेस्ड ऑन टाइम पीरियड इतिहास का विभाजन हम लोग करेंगे। इतिहास का विभाजन, इसी का विभाजन कर रहे हैं, किसके आधार पे हम लोग करेंगे? कालखंड के आधार पे। तो इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। एक प्राचीन, हम लोग अभी भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत से शुरू करेंगे। प्राचीन, अगर भारत का कह रहे हैं तो आप इसमें भारत लगा दीजिए, ठीक है। अगर पूरी दुनिया का करेंगे तो प्राचीन दुनिया, तो लेकिन हम भारत से शुरू करेंगे। चलिए, तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा क्या हो जाएगा? आधुनिक। इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंशिएंट। इसको मिडेवियल, मिडेवियल स्पेलिंग शायद मिस्टेक रख रहा, मिडेवियल, एक बच्चे का लिखा है स्पेलिंग। मध्यकालीन, इसको क्या कहेंगे हम लोग? मॉडर्न। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया, सब इंडिया लगा दीजिए, भारत, है ना, भारत, ठीक है। आधुनिक भारत, है ना। चलिए, कालखंड के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर अगर हम लोग विभाजन करते हैं ताकि और आसानी हो समझने में इतिहास को, तो हम विभाजन क्यों करें? क्योंकि पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इसको विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो देखिए, तो प्राचीन भारत, है ना, एक दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत, मिडिवियल इंडिया। तीसरा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। वर्ल्ड के सेंस पे एंशिएंट वर्ल्ड, मिडिवियल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, टाइम पीरियड कम से कम माना जाता है, तो इसमें भी क्या है
ये बोले ना एसएसटी में क्या है, एसएसटी के साथ में एक सबसे बड़ी खासियत है, जिस तरह से हिंदू धर्म में खासियत कि कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई एक चीज नहीं, सब नहीं यही है, सब अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से दिखे, लेकिन ज्यादातर लोग जो मानते हैं उसकी बात करते हैं। तो 712 इधर आपको कोई लोग सिंधु घाटी सप्ताह से मान लेते हैं, कोई वैदिक एज से मान लेते हैं, तो इधर आप अपने हिसाब से देख लो, चलो खाली छोड़ देते हैं, शुरू से ही सिंधु घाटी सप्ताह से ही मान लेते हैं, है ना, से लेकर के 712 ईस्वी तक, ईस्वी मतलब इंग्लिश में एडी, एनो डोमिनी में भी बता चुका हूं, एक दिन कैलेंडर जब बता रहा था तो उसमें बताया था एडी बीसी क्या है। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। पूरा डिटेल में मैंने कैलेंडर वाला वीडियो में बताया था। तो एंशियंट इंडिया यानी कि सिंधु घाटी सप्ताह से, कुछ लोग आपको अति से मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, वैदिक काल, वैदिक पीरियड से मान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सप्ताह से लेकर 712 ईस्वी तक का जो कालखंड रहता है उसे हमारे ज्यादातर विद्वान क्या मानते हैं, प्राचीन भारत। फिर 712 ईस्वी से लेकर के आपको 1707 तक ज्यादातर विद्वान नहीं मानते हैं, 1707 तक के कालखंड को क्या माना जाता है, मध्यकालीन भारत। फिर आपको 1707 से लेकर के अब अभी तक, या तो 1947 तक डिवाइड कर दीजिए, हाँ 1947 तक, फिर 1947 के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत आया, एक अलग टॉपिक आ जाता है कि आजादी के बाद भारत। तो 1707 से लेकर के 1947 तक, या आप अगर इसको नहीं यहाँ तक लिख लेना सकते तो 1917 से लेकर के अब तक ये कर लो, अब तक कर लीजिए, या 1947 तक कर लीजिए, फिर बाद में डाल दीजिए एक टॉपिक, एक लाइन कि एक अलग टॉपिक, इसके बाद एक अलग टॉपिक, स्वतंत्रता के बाद भारत, है ना, तो तब 4 पार्ट हो जाएगा। अगर अब तक यहाँ पे डाल लेते हैं कि 1707 से लेकर के अभी तक, तो वो मॉडर्न इंडिया में आ जाएगा एक ही बार में। लेकिन एक और चीज आपको डालना है, तीसरा नहीं, तो ये तीसरा हो गया, आपको माने कि एगो चौथा, तो स्वतंत्रता के बाद भारत, तो यहाँ पर 1947 स्वतंत्रता के बाद भारत, है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, एक टॉपिक एक बुक भी है ना, तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अलग टॉपिक, चौथा पार्ट ये रख लीजिए। तो मॉडर्न इंडिया 1707 से 1947 माना जाता है। इसमें भी देखिए पेज है, कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई 1707 से हम क्यों माने कि आधुनिक भारत शुरू होता है, तो बोलता है कि भाई औरंगजेब की मृत्यु होती है तो एक उसी के साथ एक नए युग का प्रारंभ होता है ना। औरंगजेब जानते हैं मुगल शासक, मुगल वंश में सबसे क्रूर शासक माना जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद से ही समाज में बहुत नए नए परिवर्तन आने लगे। तो इसी के लिए क्या औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही क्या माना जाता है कुछ लोग कि भारत में क्या आधुनिक भारत शुरू हुआ। कुछ लोग कहते नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब की मृत्यु छोड़ो, 1757 पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, पलासी के युद्ध से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, है ना। 1757 जब अंग्रेजों ने भारत में कंट्रोल स्थापित करने का पहला युद्ध जीता, पलासी का युद्ध जीता, सिराजुद्दौला को हराकर, तब से आधुनिक भारत शुरू हुई। क्योंकि अंग्रेज का अब क्या है, इंटरफेरेंस शुरू होने लगा भारत के शासन व्यवस्था में, पॉलिटिक्स में, हर चीजों में, इकोनॉमी में अंग्रेजों का पूरा डोमिनेंस होने लगा 1757 के बाद। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि 1757 से पलासी की लड़ाई के बाद से ही क्या होता है, जब अंग्रेज का कंट्रोल भारत में स्थापित होने लगता है, तब से ही आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो हम लोग थोड़ा सा कहीं ज्यादा जानने वाले लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग यही मानते हैं, ज्यादातर विद्वान। तो हम लोग भी ज्यादा जानने वाले लोग हैं, ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे, ज्यादा सीखने में मजा आता है। तो हम लोग ये सीखने यहाँ से हम लोग मानेंगे, 1707 से मानेंगे कि आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही भारत में अव्यवस्था फैलती है, फिर कैसे अंग्रेज कंट्रोल करता है, क्योंकि कैसे विभाजन ऐसे नहीं कि डेट बांट दिया अपने मन 100 बैठक अच्छा से बांट दो। घटनाएं, उस समय का स्थिति परिस्थिति क्या थी, उसके आधार पे चीजों को कालखंड में बांटा गया, मध्यकालीन प्राचीन, उस समय क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन चीजों के आधार पर बांटा गया। तो हम लोग औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 से क्या मानेंगे, आधुनिक भारत की प्रारंभ मानेंगे। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा आधुनिक भारत की शुरुआत, है ना। हम लोग इसके बाद आधुनिक भारत की पढ़ना शुरू करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु से है, यहीं से हम लोग क्या है आधुनिक भारत को समझने का प्रयास करेंगे, क्या कैसे घटना हुई, टाइम टू टाइम कैसे चीजें बदली।
तो अब हम कल से जो टॉपिक करेंगे इसी चैनल पे, तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। उसमें डिटेल से आप एक एक चीजों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे, पूरा क्रोनोलॉजी के साथ समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे। हमसे वही जुड़ेंगे जिसको डेप्थ में समझने का होगा कि चीजें कैसे इंटरेस्टिंग बनने का होगा, तो वो सब चीजें मैं बनाने का अपने लेवल पे जितना सीमित सोर्स है उसके आधार पर प्रयास जरूर करूंगा। तो ये ठीक है। तो ये समझाया कि कालखंड यानी कि टाइम पीरियड के आधार पर विभाजन 3 खंड में या 4 खंड में मान लीजिए। एक प्राचीन भारत यानी कि शुरू सिंधु घाटी से लेकर के 712 ईस्वी, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। अच्छा देखिए, एक चीज मैंने नहीं बताया यहाँ पे कि भाई 712 ईस्वी क्यों शुरू हो गया। देखिए इधर वैदिक पीरियड। अच्छा, एक बहुत बड़ा इतिहास का मतलब अंग्रेज था ना, वो भारत को 3 खंड में बांटता था। ये बोला कि एक हिंदू काल था, एक मुगल मुस्लिम काल था, एक क्या अंग्रेजों का काल है ना, आधुनिक काल। वो कहता है हिंदू काल था प्राचीन काल, मुसलमानों का काल मध्यकालीन काल मिडिएवल पीरियड, और अंग्रेजों का काल जो आधुनिक है, मॉडर्न है, बहुत बदलाव आया ना। मॉडर्न के नाम से हम लोग को चक लगता है, टाई सूट पुट है ना, ये सब चीजें। तो 712 ईस्वी में क्या होता है, सिंध जो कि अभी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, सिंध जो है ना, हमारा जो सिंध था पहले अनडिवाइडेड इंडिया में, सिंध सिंध होगा। सिंध पे क्या होता है, अरब का आक्रमण हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो इस्लाम का उदय समझते हैं ना, उसी के समय पहला आक्रमण आपको सिंध का आक्रमण, सिंध पर आक्रमण होता है अरबों का। अरबों मतलब मुसलमानों का आक्रमण, एक दिन बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो जब 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण करता है मोहम्मद, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम, हाँ यही नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। जब 712 ईस्वी में जो अरब लोग जो थे उसमें जो मोहम्मद बिन कासिम ही था, ठीक है। 712 ईस्वी में जो अरब था मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत में सिंध वाला क्षेत्र पे क्या कर लेता, अटैक करके उसको कब्जा कर लेता। तो वहीं से इतिहासकार मानते हैं कि भारत में क्या मध्यकाल की शुरुआत हो गई, क्योंकि उस पे आता तो बुर्का प्रथा, महिलाओं पे बाउंडेशन, प्रतिबंध, अलग अलग तरह के लोगों पे प्रतिबंध कर धर्मांधता कट्टरता आने लगती है। तो इसी के साथ माना जाता है कि मध्यकाल की शुरुआत हुई। अरबों का भारत पे आक्रमण पूछा जाता है जीके में, अरबों का भारत पे आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ये था, इसी से क्या मध्यकालीन शुरुआत होता है, औरंगजेब की मृत्यु से आधुनिक शुरुआत होता है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत 1947 से कैसे चीजें बदलती है, नेहरू जी पीएम बनते हैं, फिर सरकार कैसे बदलती है, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था सारा चीजें मोटा मोटी विभाजन, है ना। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद भारत, तो हम लोग 4 चीजों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम लोग कल शुरू करेंगे आधुनिक भारत, है ना, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से करेंगे, कैसे चीजें बदली। चलिए, तो इतना हमको लगता है अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे, है ना, डिटेल में समझ लिए होंगे। अच्छा, एक चीज इसमें आज हम कंक्लूड करिए देते हैं, एक दो टॉपिक। इतिहास में बहुत डेट रखना होता है, बहुत एक टॉपिक कहावत है ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को रटो सुबह सफा है ना, सफा मतलब क्लियर, रात में रटे एकदम खत्म। तो ऐसा कुछ नहीं, रटना नहीं होता इतिहास में। चाहे किसी भी घटना को क्या, जब आप पढ़ते हैं ना तो उसको एक को दूसरे से रिलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको लंबे समय तक रहेगा, समझेंगे इतिहास में थीम को समझेंगे। अच्छा, जैसे कि भारत में भक्ति आंदोलन होता है, अब इस भक्ति आंदोलन को अगर आप यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है, वो भी एक प्रकार का क्या था, धर्म सुधार आंदोलन था। भक्ति आंदोलन भी क्या था, एक प्रकार का धर्म सुधार आंदोलन था। तो उस दोनों को जब आप रिलेट कर देंगे तो कितना आसान लगेगा समझना। अच्छा, पुनर्जागरण में यानी कि रेनेसा में ये बदलाव हुआ, यहाँ भी भक्ति आंदोलन में जो पहले से धर्म था या धर्म सुधार, उसकी पाखंडों को दूर किया जा रहा था। तो उससे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कितने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को यूरोप के स्वतंत्रता आंदोलन से या इंग्लैंड के, अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ देंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर गई डेट की बात, तो डेट की बात देखो, जैसे कि आप कहेंगे सर याद कैसे डेट करना पड़ता है, याद कैसे करें, आप कहेंगे कि 1757 प्लासी का युद्ध हम भूलिए जाते हैं, तो इसको एक लाइन में याद कैसे रखना, ऐसे रखे ना, 1757 में ठीक है प्लासी का युद्ध है, इसके साथ छल्ला बना दीजिए ना 2-3 चीज का, छल्ला मोटा में रहेगा तो याद ही रहेगा। 1757 अब 1857 याद कर लीजिए, 100 साल बढ़ा दीजिए, 100 साल। इसमें क्या है, 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अगर डेट की बात करा जाए तो, मैं टॉपिक का बात करा जाए, फिर 100 साल आगे बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 1957, लेकिन उसमें से 10 घटा दो, 1957 माने चलो करिए देते हैं
1957 माइनस 10 बराबर 1947, है ना। भारत का स्वतंत्रता और भारत का विभाजन भी हो गया। तो कितना आसान रहेगा। इसी तरह से तो चीजों को दूसरे चीजों से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे गुच्छा बना के, तो चीजें लंबे समय तक जाएगी, है ना, भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो ये सारी चीज है। एक और जैसे कि एक और चीज हम समझाते हैं कि सर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764, ये याद करना पड़ता है। तो भाई एक चीज को आपको दिमाग में रखना होगा, आप बक्सर के युद्ध को अमेरिका में किसी, यूरोप में होने वाले किसी युद्ध से जोड़ दीजिए। जैसे कि सप्तवर्षीय युद्ध, देखिए सप्तवर्षीय युद्ध आपको कब से कब तक चला था, 1756 से लेकर के आपको 1763 तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वार, है ना, यूरोप में चलता, अमेरिका और फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने थे, उसके और भी सहयोगी शब्द भी थे। ये क्या था, सप्तवर्षीय मतलब 7 साल चलने वाला युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 इयर्स वार, 7 इयर्स। आपको यूरोप में ये चला था, इंग्लैंड एक तरफ, फ्रांस एक तरफ, ठीक है। अब देखिए ये याद नहीं रखे, सर याद नहीं होता, तो आप सब इसमें एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 1757 था। जब आप पलासी युद्ध याद कर रहे हैं तो पलासी से इसको याद कर लीजिए, इसमें भी एक जोड़ दो, प्लस एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 1764, बक्सर का युद्ध। देखो ये बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध को आप इससे जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। आप एक और तरीका से जोड़ दीजिए कि सप्तवर्षीय युद्ध 1857 की क्रांति से 1 साल पहले शुरू हुआ, और बक्सर युद्ध से मतलब सॉरी 1800 सप्तवर्षीय युद्ध पलासी के युद्ध से 1 साल पहले शुरू हुआ, और बक्सर के युद्ध से 1 साल पहले समाप्त होगी। दोनों के बीच में 7 साल का अंतर है। ये पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, दोनों में 7 साल का अंतर है, इसमें भी 7 साल का अंतर है, अंतर एक थोड़ा सा। तो इसको जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो चीजें आसान होने जाएगी, है ना, हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक टॉपिक के साथ अगर ऐसा कुछ होता जाए तो आपको उसी तरह से रिमाइंड करवाता चलो जाओ, तो आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगी। जैसे कि आपको संथाल विद्रोह याद करना होता है कि सर संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56, लास्ट दमन होता है 56 में, तो अब संथाल को 57, 1857 में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा, 56। 1857 की क्रांति, उसमें से एक घटा दे तो 56। तो इन तरह से अगर समझेंगे तो डेट रखना नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे, याद हो जाएगी, ठीक है। और थीम के आधार पर तो भारत में जो घटना है उसको यूरोप से जोड़ दीजिए, इंग्लैंड से जोड़ दीजिए, अमेरिका से जोड़ दीजिए, तो इस तरह से समझ आएगी। तो ये था मोटा मोटी मेरा इतिहास का डिटेल डिस्कशन, एनालिसिस, डिवीजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, जो दोस्त आपको समझ लगा कि उसको इतिहास जानना चाहिए आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए।